गरीब बहू सास का जादुई लहंगा। राधा अपनी सास उषा और पति निर्मल के साथ रहा करती थी। राधा और उसका परिवार बहुत गरीब था। निर्मल अकेले ही रिक्शा चलाकर अपने घर का गुजर बसर कर रहा था। ऐसे ही एक दिन निर्मल थका हुआ घर आता है। राधा, जल्दी से एक गिलास पानी दे दो और खाना लगा दो, बाहर बहुत गर्मी है और सुबह से कमाई भी नहीं हुई है, इसलिए सोच रहा हूँ आज आराम न करके काम करूँ। आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं जल्दी से आपके लिए खाना लगा देती हूँ। घर में राशन खत्म हो चुका था। जो राशन बचा था राधा ने उससे अपने पति के लिए खाना बना दिया था। अब राधा वो खाना निर्मल को दे देती है। निर्मल इस बात से अनजान था। निर्मल खाना खाकर घर से जाने लगता है कि तभी निर्मल की नजर खाली बर्तनों पर पड़ती है और निर्मल अपनी माँ और बीवी से कहता है, माँ, राधा, तुम दोनों ने खाना खाया या सारा खाना मुझे ही दे दिया? बेटा, तू इस गर्मी में तपती धूप में रिक्शा खींचता है। तेरा पेट भरा होना बहुत जरूरी है। तेरा पेट भरा रहेगा तभी तो तू हम सबका पेट पाल पाएगा। माँ, मैं क्या करूँ? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर आप सबको वो खुशियाँ नहीं दे पा रहा। पता नहीं मैं कैसा निकम्मा और लाचार बेटा और पति हूँ। आप हमेशा खुद को बुरा भला क्यों कहते हो? अच्छा, मुझे आपसे कुछ कहना था। मैं क्या सोच रही थी कि क्यों ना मैं भी काम कर लूँ, इस तरह से हमारा मुश्किल जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा। राधा, मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम बाहर काम करो, पर हमारी गरीबी और लाचारी ने मुझे मजबूर कर दिया है, इसलिए तुम भी काम कर दो। क्या पता तुम्हारे काम करने से हमारी गरीबी थोड़ी कम हो पाए। निर्मल राधा को काम करने की इजाजत दे देता है। अब राधा भी जगह जगह काम देखती है और आखिरकार उसे कपड़े की दुकान में नौकरी मिल जाती है। माँ जी, अब हमें खाने के लिए तरसना नहीं होगा, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा। मुझे भी नौकरी मिल गई। अब मैं निर्मल जी के साथ मिलकर अपने घर की आर्थिक तंगी को खत्म कर दूंगी। बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। लगता है भगवान को हम पर थोड़ा तरस आया। अब जल्दी से शाम को निर्मल घर आए, वे भी ये खुशखबरी सुनकर बहुत खुश होगा। अब राधा और उषा निर्मल के घर आने का इंतजार करती हैं, पर रात को निर्मल बुरी हालत में घर आता है। निर्मल की ऐसी हालत देखकर राधा और उषा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और रोती हुई राधा अपने पति से कहती है, ये आपको क्या हो गया? आपको इतनी चोट कैसे लग गई? आपने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? ये कब और कैसे हुआ? राधा, मैं रिक्शा चला रहा था, मुझे चक्कर आ गया और मेरा बैलेंस बिगड़ गया, पर भगवान का शुक्र था कि मैं बच गया। मेरा एक्सीडेंट एक ट्रक से हुआ है, पर अफसोस मेरे हाथ पैर टूट गए, मैं अपाहिज हो गया। अब मैं कभी रिक्शा नहीं चला पाऊंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा अब हमारा घर कैसे चलेगा। पता नहीं भगवान हमसे क्या चाहता है। बहू को नौकरी मिली तो उसने मेरे बेटे को अपाहिज बना दिया। मेरा घर शायद इसी तरह से रहेगा। हम शायद एक दिन भूखे ही मर जाएंगे। माँ जी, भगवान से नाराज क्यों होती हो? भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। आज दोपहर में निर्मल जी के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना घटी, शायद इसलिए मुझे नौकरी मिली, पर मैं अकेली अपने इस घर को संभाल लूंगी। अभी आपकी बहू जिंदा है। निर्मल की ऐसी हालत होने के बाद राधा के कंधों पर घर की सारी जिम्मेदारी आ जाती है। बेचारी राधा घर का सारा काम करके सुबह दुकान पर जाती और रात को दुकान बंद करके घर आकर निर्मल को संभालती। और अपनी बहू को इतना मेहनत और काम करता देख उषा को अच्छा नहीं लगता और वो अपनी बहू से कहती, बहू तू अकेली कितना कुछ कर रही है और मुझे देख, मैं मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हूँ। मैं भी कहीं बाहर काम करना चाहती हूँ, पर ये पूरा शरीर जवाब दे चुका है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि एक बार मैं फिर सिलाई करना चालू कर दूं। नहीं माँ जी, आप मशीन नहीं चलाएंगी, आपके घुटनों में दर्द रहता है। अगर आपने दिन रात मशीन चलाई तो आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। बहू, मैं तुझसे वादा करती हूँ, दिन रात मशीन नहीं चलाऊंगी, पर मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं उतना जरूर करूंगी। उषा अपनी बहू की मदद करना चाहती थी तो वहीं राधा दिल लगाकर अपना काम करती है। पर राधा जिस दुकान में काम करती थी उस दुकान में पुष्पा नाम की एक लड़की भी काम करती थी, जो राधा के काम से नफरत करती थी, क्योंकि राधा उससे काफी ज्यादा अच्छा काम करती थी और दुकान का मालिक भी सिर्फ राधा की ही तारीफ करता था। इसलिए एक दिन जब राधा दुकान लेट पहुंचती है तो पुष्पा दुकान के मालिक के कान भर देती है। सर, आपने राधा को कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा दिया। माना कि वे अच्छा काम करती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वे अपनी मनमानी करे। जब आप दुकान में नहीं रहते तब राधा अपनी मर्जी से दुकान में आती है और अपनी मर्जी से जाती है। आज भी देख लीजिए, 11 बज चुके हैं, अब तक राधा नहीं आई। पुष्पा दुकान के मालिक का कान भर देती है, जिस वजह से जब राधा दुकान पर आती है तो दुकान का मालिक राधा को खूब फटकार लगाता है। राधा मालिक की फटकार सुनकर निराश हो जाती है और रात को घर जाने लगती है। तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है
जिसके हाथों में एक छोटी सी पोटली थी। वो औरत बिना इधर उधर देखे रोड पार कर रही होती है। सामने से एक बड़ा सा ट्रक आ रहा होता है। ये देखकर राधा को अपने पति का एक्सीडेंट याद आ जाता है और वो जल्दी से जाकर उस बूढ़ी औरत की जान बचा लेती है। अम्मा, आप ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं लगी? आप जानती है आपकी छोटी सी लापरवाही आपके लिए कितना घातक हो सकता था। मेरे पति भी इस हादसे का शिकार हो चुके हैं। मैं नहीं चाहती जो हाल मेरे पति का है वे किसी और का हो। बेटी, तुम सच में बहुत अच्छी हो। तुमने मेरा भला चाहा। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय इस पोटली के। इस पोटली में लहंगे का कपड़ा रखा है। ये कपड़ा कोई साधारण कपड़ा नहीं है। इस कपड़े का तुम लहंगा बनाना, फिर देखना कैसे ये साधारण लहंगा जादुई लहंगा बनता है। फिर उससे तुम जो चाहो वो मांग सकती हो। ये जादुई लहंगा तुम्हारी सारी ख्वाहिश पूरी करेगा। बूढ़ी औरत राधा का एहसान चुकाने के लिए अपना जादुई लहंगे का कपड़ा राधा को देकर चली जाती है। राधा को पहले तो उस बूढ़ी औरत की बातों पर विश्वास नहीं होता, पर वो उस लहंगे के कपड़े का अपनी सास को लहंगा बनाने को कहती है। पर लहंगा बनने के साथ ही वो लहंगा अपने आप में इतना सुंदर हो जाता है कि उषा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उषा अपनी बहू से कहती है, बहू तू यकीन नहीं करेगी, मैंने जैसे ये सिला था ये लहंगा वैसा बिल्कुल नहीं है। मुझसे ये लहंगा खराब हो गया था, पर ये लहंगा बनने के बाद अपने आप ही कितना सुंदर बन के तैयार हो गया। मुझे ये कोई जादुई लहंगा लगता है। इसका मतलब है बूढ़ी औरत बिल्कुल सच कह रही थी। ये सच में एक जादुई लहंगा है, क्योंकि ये लहंगा बनकर तैयार हो चुका है, इसलिए ये अपना जादू दिखा रहा है। माँ जी, मैंने आपको बताया था ना उस बूढ़ी औरत के बारे में। अगर ये सब सच है, ये जादुई लहंगा है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे को पहले की तरह ठीक कर दे ताकि वे फिर से रिक्शा चला सके। उषा के इतना कहते ही जादुई लहंगे से एक चक्र निकलता है जो निर्मल के सर से टकराता है और निर्मल पहले की तरह बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाता है। लहंगे का जादू देखकर उषा और राधा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और राधा जादुई लहंगे से कहती है, मैं जानती हूँ तुम जादुई लहंगे हो, पर मैं कभी भी तुम्हारा गलत इस्तेमाल नहीं करूँगी। इसलिए हे जादुई लहंगे, तो मुझे बहुत सारे लहंगे के कपड़े दो ताकि उन्हें मेरी सास सिल सके और मैं अपनी खुद के लहंगे की दुकान खोल सकूं। राधा के इतना बोलते ही जादुई लहंगा उसे बहुत सारे लहंगों का कपड़ा दे देती है और साथ में उषा के घुटनों का दर्द भी ठीक कर देती है, जिससे उषा जादुई लहंगे की मदद से दिन रात बैठकर लहंगे बनाती और राधा उस जादुई लहंगे की मदद से उन लहंगों को बेच दिया करती। अब समय के साथ राधा अपना खुद एक लहंगे का शोरूम खोल लेती है और उनकी गरीबी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अपनी सास सुमित्रा के साथ एक छोटे से गांव में रहा करती थी, तो वहीं घर की आर्थिक व्यवस्था को चलाने के लिए आंचल के पति दीपक को शहर जाना पड़ता था। आंचल, मैं हर महीने शहर से पैसे भिजवाता रहूंगा और अगर कभी मौका मिला तो तुमसे और माँ से मिलने भी आ जाऊंगा। आप अपना ख्याल रखना और समय समय पर खाना खाते रहना, हमें आपकी बहुत याद आएगी। मैं अपना ख्याल रखूंगा, तुम बस घर में अपना और माँ का ख्याल रखना। आई मिस यू टू। अरे बेटा, अब तू बात ही करता रहेगा या जाएगा भी? लेट हो रहा है, जा, ऐसा ना हो कि बस छूट जाए। हाँ माँ, जा रहा हूँ। अब थोड़ी देर बाद दीपक शहर के लिए चला जाता है। दीपक के जाने के बाद आंचल को कुछ अच्छा नहीं लगता और उसका मन घबराने लगता है। माँ जी, पता नहीं क्यों जब से दीपक जी शहर गए मेरा मन बहुत ही बेचैन हो रहा है। भगवान सब ठीक रखना। अरे बहू, दीपक कोई छोटा बच्चा थोड़ी है, तो बेकार ही डरती है। वैसे भी अपने गांव से दीपक कोई अकेला शहर थोड़ी गया है गांव करने, उसके साथ और भी तो लोग गए हैं और शहर में उसकी बहुत अच्छी नौकरी लगी है। तू फिक्र मत कर। आप शायद बिल्कुल सही कह रही हैं माँ जी, मैं शायद कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। इस तरह से आंचल सारी बातों को नजरअंदाज कर देती है। अब इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और हर महीने दीपक अपने घर वालों के लिए खर्चा भेजता है। ऐसे ही एक दिन, दीपक जी, आपको 6 महीने हो गए, आपसे मिलना तो दूर की बात है, समय पर आप फोन भी नहीं करते। आप जानते हैं अभी कुछ दिन पहले माँ जी की कितनी तबीयत खराब हो गई थी। आंचल, मैं काम में इतना बिजी होता हूँ कि फोन करने का समय ही नहीं मिलता और वैसे भी मालिक छुट्टी नहीं दे रहा जो गाँव आ सकूं। वैसे अब माँ की तबीयत कैसी है? पहले से ठीक है, पर अब वो आपको याद करती है। कुछ भी करके कुछ दिनों की छुट्टी लेकर एक बार गाँव तो आ जाओ। यहाँ पर सब मुझसे आपके बारे में पूछते हैं। गाँव वाले पूछते हैं तो पूछने दो। पैसा ज्यादा जरूरी है या मेरा गाँव आना?
अच्छा मैं रखता हूँ, बहुत काम है। इस तरह से दीपक बिना अपनी माँ से बात किए फोन रख देता है और समय यूं ही बीतता जाता है। और समय के साथ धीरे धीरे दीपक पैसे भिजवाना भी बंद कर देता है। पता नहीं शहर में मेरा बेटा कैसे रह रहा है, क्या हुआ उसके साथ। कुछ महीनों से तो उसने पैसे भी नहीं भेजे। अरे पैसे की तो छोड़ो, फोन भी नहीं करता, और अगर हम फोन की बात करें तो फोन नहीं उठाता। बहू तो एक बार फिर से फोन करके देखना, क्या पता इस बार फोन उठा ले। सुमित्रा के बार बार कहने पर एक बार फिर आंचल दीपक को फोन लगाती है, पर इस बार भी दीपक आंचल के किसी भी फोन का कोई जवाब नहीं देता। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। माँ जी, आज मुझे बहुत बेचैनी महसूस हो रही है। मैं एक बार दीपक जी को फोन करके देखती हूँ, क्या पता आज वो मेरा फोन उठा ले। इतना बोलकर आंचल एक बार फिर से दीपक को फोन करती है, पर इस बार दीपक का फोन कोई इमली नाम की औरत उठाती है। हेलो, कौन? किससे बात करनी है? मुझे दीपक से बात करनी है। और तुम कौन हो? मेरा पति का फोन तुम्हारे पास कैसे? क्योंकि मैं दीपक की दूसरी पत्नी बोल रही हूँ और इस समय दीपक मेरी बाहों में है और वो तुमसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो कृपया करके फोन रखो। इतना बोलकर इमली फोन रख देती है, पर जैसे ही आंचल को ये पता चलता है कि उसके पति ने शहर में दूसरी शादी कर ली है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और ये बात आंचल रोती हुई अपनी सास को बताती है। माँ जी, मैं कहती थी ना आपको कि मेरा मन बहुत घबरा रहा है। उन्हें शहर मत जाने दो। देखो, उन्होंने शहर में दूसरी शादी कर ली। नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता बहू। तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी तो फिर से फोन कर। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई माँ जी। उन्होंने दूसरी शादी कर ली और मेरे सौतन ले आए, और सौतन ऐसी वैसी नहीं, एक नंबर की बेशरम है। बताओ, फोन पर मुझसे इस तरह से बातें कर रही थी। जहाँ एक तरफ आंचल को रो रो कर बुरा हाल था, तो वहीं दूसरी ओर दीपक के शहर में नौकरी जा चुकी थी। अब उसके पास रहने और खाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए दीपक अपनी दूसरी बीवी इमली के साथ गांव आता है, जहां आंचल अपनी शहर से आई बेशरम सौतन को देख दीपक से कहती है, अरे ये औरत तो है ही बेशरम, जो गांव में इतने छोटे छोटे कपड़े पहन कर आ गई, और घर में भी। देखो इस बेशरम को कैसे आपसे लिपट कर खड़ी है। मैं पूछती हूँ, आपकी शर्म कहाँ गई जो आपने मेरे होते हुए मेरे लिए बेशरम सौतन शहर से लेकर आ गए आप। आंचल, मैं अभी तुम्हारे किसी भी सवाल का कोई जवाब देने के मूड में नहीं हूँ, और अब चाहे ये शर्मीली हो या बेशर्म, ये अब तुम्हारी सौतन है, और अब इमली इसी घर में हमारे साथ रहेगी। इतना बोलकर दीपक इमली के साथ घर में चला जाता है। अब इमली आंचल को झलाने के लिए जानबूझकर छोटे कपड़े पहनकर दीपक के आसपास रहती है। दीपक, सच में तुम्हारी गांव वाली बीवी ना एक नंबर की दिहातन है। अच्छा हुआ कि मैं तुम्हें मिल गई और तुम्हारी शादी मुझसे हो गई, वरना तुम्हें जिंदगी जीने का असली मजा तो मिलता ही नहीं। तुम जैसा कूल बंदा कभी अपने आप को पहचान ही नहीं पाता। जानता हूँ बेबी, तभी तो शहर में तुम्हें देखते ही खो गया। राम राम, कैसे बेशरम औरत है जो हम लोग के सामने दीपक जी को ऐसे पकड़ रही है। इसमें शर्म कैसी? मैं अपने पति के साथ हूँ और इसमें मेरी तो गलती है ही नहीं, क्योंकि दीपक तुम में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है। इमली आंचल को भला बुरा बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ सुमित्रा आ जाती है और इमली की ऐसी बेशर्मी देखकर उसे डांटते हुए उससे कहती है, देख लड़की, मैं तुझे अपनी बहू नहीं मानती, और तुझे अपनी बेशर्मी दिखाने का अगर इतना ही शौक है तो तू शहर में जाकर दिखाना। ये गांव है गांव, यहाँ तेरी बेशर्मी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सासू माँ, आप जिसे बेशर्मी कह रही हो वो दरअसल रोमांस है। रोमांस हो या बेशर्मी, ये सब कुछ तुम अगर अपने कमरे में करो तो ज्यादा अच्छा होगा। माँ, तुम छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो। बेबी, हम अपने रूम में चलते हैं। इस तरह से दीपक इमली को कमरे में ले जाता है। समय यूं ही बीतता जाता है और इमली बेशर्मी की सारी हदें पार करने लगती है। ऐसे ही एक दिन गांव के कुछ लोग सुमित्रा के घर उससे मिलने आए होते हैं और तभी इमली टॉवल लपेटकर गांव वालों के सामने आ जाती है और दीपक को किस करती है। ये देखकर सुमित्रा गुस्से से तिलमिला उठती है। बस बहुत हो गया, अब मैं इस लड़की को अपने घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेशर्मी की भी हद होती है। तभी तो मैं आपसे कहती थी, माँ जी मत जाने दो दीपक जी को शहर। देखो शहर जाकर क्या ले आए हैं मेरे लिए। अगर तुम सास बहू को इतनी ही ज्यादा तकलीफ है ना मुझसे, तो निकल क्यों नहीं जाती तुम दोनों इस घर से? तू हमें हमारे घर से निकालने की बात कर रही है, और बेटा तू
तो किस पत्थर का बना है? आखिर कौन सी पट्टी इस बेशरम औरत ने तेरी आंखों पर बांध दी जो तुझे कुछ नजर नहीं आ रहा? देख दीपक, अगर मेरी बहू की बेशरम सौतन इस घर में रहेगी तो मैं और मेरी बहू इस घर में नहीं रहेंगे, समझा तू? अब सोच ले, तुझे माँ चाहिए या दूसरी बीवी? डार्लिंग, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कितना अच्छा ऑप्शन दिया है। जल्दी इन्हें अपना जवाब दो और मैं इनका सारा सामान घर से बाहर फेंक देती हूँ। माँ, गलती मैंने करी है तो सजा आप क्यों भुगतेंगी? अब मैं आंचल से प्यार नहीं करता और मैं इमली के बिना रह नहीं सकता। अब चाहे इमली बेशर्म हो या शर्मीली, मैं अपनी इमली को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। पर मुझे अपनी गलती का भी अफसोस है। हो सके तो अपने बेटे को माफ कर देना। अब दीपक अपनी दूसरी बीवी को लेकर शहर वापस चला जाता है, तो वहीं दूसरी ओर आंचल भी अपनी सास के साथ गांव में रहकर एक छोटी सी नौकरी करती है और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करती है। आंचल अपनी सास सुमित्रा के साथ एक छोटे से गांव में रहा करती थी, तो वहीं घर की आर्थिक व्यवस्था को चलाने के लिए आंचल के पति दीपक को शहर जाना पड़ता था। आंचल, मैं हर महीने शहर से पैसे भिजवाता रहूंगा और अगर कभी मौका मिला तो तुमसे और माँ से मिलने भी आ जाऊंगा। आप अपना ख्याल रखना और समय समय पर खाना खाते रहना, हमें आपकी बहुत याद आएगी। मैं अपना ख्याल रखूंगा, तुम बस घर में अपना और माँ का ख्याल रखना। आई मिस यू टू। अरे बेटा, अब तू बात ही करता रहेगा या जाएगा भी? लेट हो रहा है, जा, ऐसा ना हो कि बस छूट जाए। हाँ माँ, जा रहा हूँ। अब थोड़ी देर बाद दीपक शहर के लिए चला जाता है। दीपक के जाने के बाद आंचल को कुछ अच्छा नहीं लगता और उसका मन घबराने लगता है। माँ जी, पता नहीं क्यों जब से दीपक जी शहर गए मेरा मन बहुत ही बेचैन हो रहा है। भगवान सब ठीक रखना। अरे बहू, दीपक कोई छोटा बच्चा थोड़ी है, तो बेकार ही डरती है। वैसे भी अपने गांव से दीपक कोई अकेला शहर थोड़ी गया है गांव करने, उसके साथ और भी तो लोग गए हैं और शहर में उसकी बहुत अच्छी नौकरी लगी है। तू फिक्र मत कर। आप शायद बिल्कुल सही कह रही हैं माँ जी, मैं शायद कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। इस तरह से आंचल सारी बातों को नजरअंदाज कर देती है। अब इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और हर महीने दीपक अपने घर वालों के लिए खर्चा भेजता है। ऐसे ही एक दिन दीपक जी, आपको 6 महीने हो गए, आपसे मिलना तो दूर की बात है, समय पर आप फोन भी नहीं करते। आप जानते हैं अभी कुछ दिन पहले माँ जी की कितनी तबीयत खराब हो गई थी। आंचल, मैं काम में इतना बिजी होता हूँ कि फोन करने का समय ही नहीं मिलता और वैसे भी मालिक छुट्टी नहीं दे रहा जो गाँव आ सकूं। वैसे अब माँ की तबीयत कैसी है? पहले से ठीक है, पर अब वो आपको याद करती है। कुछ भी करके कुछ दिनों की छुट्टी लेकर एक बार गांव तो आ जाओ। यहाँ पर सब मुझसे आपके बारे में पूछते हैं। गांव वाले पूछते हैं तो पूछने दो। पैसा ज्यादा जरूरी है या मेरा गांव आना? अच्छा, मैं रखता हूँ, बहुत काम है। इस तरह से दीपक बिना अपनी माँ से बात किए फोन रख देता है और समय यूं ही बीतता जाता है और समय के साथ धीरे धीरे दीपक पैसे भिजवाना भी बंद कर देता है। पता नहीं शहर में मेरा बेटा कैसे रह रहा है, क्या हुआ उसके साथ। कुछ महीनों से तो उसने पैसे भी नहीं भेजे। अरे पैसे की तो छोड़ो, फोन भी नहीं करता, और अगर हम फोन की बात करें तो फोन नहीं उठाता। बहू, तो एक बार फिर से फोन करके देखना, क्या पता इस बार फोन उठा ले।